पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑन ड्यूटी मुख्यमंत्री ढा लिया गया क्या? और ऐसी ली ईडी वालों ने पूछो कैसी ली? बताइए। अरविंद केजरीवाल बताएगा जब बाहर आएगा तो। यूपी में सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने मुफ्त बिजली देने का दाव खेला है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। रुको जरा, सब्र करो। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। चलो भाई, देखो अपने काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो हम मुफ्त बिजली दे देंगे। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता? तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। अरे यार, ये विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। अतीक अहमद को गोली मार दी, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। बीमार होने का बहाना बना लो और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। तुम कौन हो और उससे क्या होगा? अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर को 500 की पत्ती देना और बोलना कि दिल्ली एम्स में रेफर कर दे। और अगर यूपी से बाहर हो तो योगी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, अरे वाह, मेरी जान, क्या आइडिया दिया है। थैंक यू। वैसे ये कागज क्या है? ये कुछ नहीं, मैं फिल्म मेकर हूँ ना, तो ये मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट है। अरे तो हमको भी सुना दो एक आधी फिल्म। हाँ, सुनिए। टिपिकल उत्तर प्रदेश की फिल्म, वहाँ फुल गुंडागर्दी होती है, क्राइम होता है। उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री आता है, साधु बाबा टाइप। अच्छा, अपने योगी जी जैसा? हाँ, कह सकते हैं। तो ये योगी टाइप मुख्यमंत्री गुंडों को खत्म करने का प्लान बनाता है। पहले गुंडे विकास की गाड़ी पलटा देता है, दूसरे गुंडे अतीक का एनकाउंटर करवा देता है, तीसरे बड़े गुंडे की डेथ नेचुरल लगे इसलिए वो हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का बहाना दिलवाकर उसको मरवा देता है। गुंडा भी मर गया और कार्रवाई भी नहीं हुई। वाह यार, क्या स्क्रिप्ट है। और कोइंसिडेंस तो देखो, मैं भी गुंडा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ और मुख्यमंत्री भी योगी है। चलो भाई, नाइस स्क्रिप्ट था। थैंक यू, चलता हूँ। हेलो, हाँ आ रहा है हॉस्पिटल। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। कि अगर आपको लगता है, भाजपा को लगता है कि इसमें कुछ फर्जीवाड़ा है तो हम पे 1001वां केस कर दे, पर मीडिया में माहौल ना बनाए। इसमें मुझे जानते क्या याद आया? हम लोगों के बचपन की 80 के दशक की एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, सत्ते में सत्ता, जिसमें बहुत शराब पीते हैं और उससे फिर कोई भी सवाल पूछा जाता था तो आपको याद, वो कहता था ना, मेरा जो छोटा भाई है ना वो मंगल, वो बहुत स्ट्रांग है, एक फैक्ट मारता है दीवार में होल हो जाता है। जानते हो क्यों? दारू नहीं पीता, क्योंकि दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। फिर कोई दूसरा सवाल पूछा जाता था तो वही बोलता था। उस समय बाद अमजद खान कहने लगता, मेरे भाई मुझे पता है तेरा भाई बहुत स्ट्रांग है, वो इसलिए कि दारू नहीं पीता, दारू पीने से लिवर खराब हो जाता। मुझे लगता है इनकी स्थिति यही हो गई है। दिल्ली को दारू के दरिया में डुबोकर ऐसा इनके दिमाग पे चढ़ गई है कि दिल, जिगर, गुर्दा, दिमाग सब कुछ खराब हो गया है। इनका जो चरित्र में बदलाव आया और ये खुद को खुदा समझने लगे, वो चरित्र देख के निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को पछतावा हो रहा है। मुख्तार अंसारी आपके लिए माफिया था या एक मसीहा अच्छा आदमी था, बढ़िया आदमी था। मुख्तार अंसारी अच्छा इंसान था। आपकी नजर से क्या? सही, बढ़िया इंसान, बढ़िया इंसान था। मुख्तार अंसारी आपकी नजर में क्या? बहुत बढ़िया आदमी थे। मसीहा विधायक 4 बार विधायक रह चुके हैं। आपके लिए क्या थे मुख्तार अंसारी? मसीहा था हमारे लिए। हमारे मुख्तार अंसारी ठीक ठाक इंसान। मुख्तार अंसारी आपके लिए जानते नहीं कौन है? हमारा अंसारी अच्छा लीडर था हमारे नजर में, और ये मरा है तो गलत हुआ है और ये दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर रेल देकर मारा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलत हो उसके साथ लोग को इल्जाम देकर उसको मारा गया। इस तरह से तो गुस्सा कर लेगा, डॉक्टर कर लेगा, मुसलमान हो उसे बेचारा को इल्जाम देकर मारा गया। तो जेल देकर मारा गया उसको। योगी सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा क्रिमिनल मोदी है। वो जो जेल देकर मारा गया उत्तर को, तो 1 लाख रुपए तो होंगे। इसमें इतना वो नहीं कम जो मुसलमान कि आप मार दोगे वो चुप हो जाएगा। आगे तो होता है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। पहले 70 में पेट्रोल लेते थे, अब 100 में मिल रहा है। अरे तुम्हारे को कौन, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ, जब तो सवाल। अरे मैं बताऊं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी, वो ये बक करते हैं ना, 100 रुपए की साइकिल आती थी। इनके बड़े बूढ़े कमाते कमाते मर गए और वो साइकिल नहीं खरीद पाए एटलस की। उसमें डायनोमा भी होता था लगा हुआ, अच्छा समझे? और आज जरा सा बच्चा 10-10 हजार रुपए के मोबाइल लेके घूम रहा है। वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जिसमें दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया गया। इसके लिए ब्रिटिश विदेश विभाग की किसी अप्रकाशित रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि गोधरा अग्निकांड के बाद भड़के दंगों में नरेंद्र मोदी ने
जानबूझकर पुलिस कार्रवाई में देरी की ताकि गोधरा के दोषियों का हिसाब चुकता किया जा सके। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या दिखाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 2 दशक से अधिक समय से मोदी के लिए ये बातें कही जा रही हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं। मोदी ने हिंदुत्व के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये गिनना आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ काम किए हों और कुछ में भयानक रूप से विफल रहे हों, लेकिन यही क्या कम है कि आज हम भारत के प्रधानमंत्री से सनातन धर्म के हितों के लिए काम करने की आशा करने लगे हैं। हमें समझना होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुछ गिने चुने सनातनी ही प्रधानमंत्री बने हैं, बाकी सब एक्सीडेंटल थे। लाल बहादुर शास्त्री ने भूखे नंगे भारत में राष्ट्र प्रेम का स्वाभिमान जताया। नरसिंह राव ने भारत माता के पैरों से कांग्रेसी समाजवाद की बेड़ियां तोड़ी। चंद्रशेखर को अधिक समय ही नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने आधारभूत ढांचे की आधारशिला तैयार की, जो परम वैभवशाली हिंदू राष्ट्र के लिए आवश्यक है। नरेंद्र मोदी आज अपने हिस्से का युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं, इसकी समीक्षा इतिहास करेगा। सब कुछ अभी जान लेना आवश्यक नहीं है। मोदी पूरे मन से अपना युद्ध लड़ रहे हैं या नहीं, ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि शत्रु उनके बारे में क्या कह रहे हैं। जब तक वे तड़पते और तिलमिलाते दिख रहे हैं, तब तक निश्चिंत रहिए कि उनकी पूंछ पर किसी ने पैर रखा हुआ है। विधर्मी शक्तियां और वामपंथी अपने दुश्मन की पहचान में कभी चूक नहीं करती। राहुल गांधी कितनी भी रामनामी पहन लें, ये शक्तियां जानती हैं कि राहुल गांधी कौन है। मोदी कितना भी सबका साथ, सबका विश्वास कर लें, वे जानते हैं कि मोदी ने उन्हें कितना तबाह और बर्बाद किया है। इतिहास में लिखा जाएगा कि पहले अंग्रेजों से लड़ने वाले जेल में जाते थे और अब भाजपा से लड़ने वाले जेल जाया करते हैं। मोहतरमा, इतिहास उसमें लिखा जाएगा कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान का इतिहास मिटाने का भरपूर प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी कट्टर हिंदू विरोधी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी एक ही मजहब के कट्टर समर्थक थी। तलवे चाटने वाले लातखोर चमचे हिंदू होकर भी कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे। छपरी चमचों को लगता है सबका ईमान इनकी तरफ बिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई यह सब बिके हुए नहीं है। भाजपा हिंदुस्तान से प्रेम करती है और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से प्रेम करती थी। यह फर्क है छपरन चमची। बात तो सही है। अरे काम करो, तुम 24 में मोदी को हरवा देना। अरे समझो नहीं। अरे तुम कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, कुछ भी पाल लो, ये वहम मत पालना 2024 में मोदी नहीं आ रहा है। ईसाई और कसाई का जो झगड़ा है वो बहुत कई हजार सालों से चल रहा है। तो एक कहावत है कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। ये जो कन्वर्जन वाला खेल चल रहा है ना, वी आर इन द मेन्यू। तो अगर हमको मेन्यू से निकलना है और टेबल पे इनकी बराबरी से बैठना है तो हमको चादर और फादर से बचने की सख्त जरूरत है। चादर और फादर से बचेंगे तो ही कन्वर्जन से बचेंगे, और टेबल पे होंगे तो ही मेन्यू पे नहीं होंगे। तो ये जो भाईचारा चल रहा है ना, उसमें हम चारा बने हुए हैं, और चारा होता है मेन्यू में, भाई होता है टेबल पे बैठ के खाने वाला। तो चादर और फादर से बचेंगे तो टेबल पे जगह बनेगी, चादर और फादर से नहीं बचेंगे तो मेन्यू में नाम लिखा रहेगा। ये कहना है।